जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, चलिए आज हम एक नया चैप्टर बायोलॉजी का शुरू करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पेपर में बहुत पूछा जाता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं या पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं या पाचन तंत्र क्या होता है। जैसे जटिल यौगिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ। तो जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और पाचन क्रिया में कौन सहायता करते हैं? एंजाइम। एंजाइम की सहायता से जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक, अर्थात ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा अथवा घटा देते हैं। बात करते हैं हम जटिल यौगिक की। जटिल यौगिक क्या है? जटिल यौगिक किसे कहते हैं? जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कैसे यौगिक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जटिल यौगिक होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? तो पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, तथा वसा ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये सभी जटिल यौगिक होते हैं। इसका हमारे शरीर में पाचन जटिल यौगिक के रूप में नहीं होता है, बल्कि किस रूप में होता है? सरल यौगिक के रूप में। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड के रूप में। वसा का पाचन ग्लिसरॉल के रूप में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं पाचन क्रिया की। तो पाचन क्रिया कहाँ होती है? पाचन क्रिया आहार नाल के अंदर होती है। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। अब देखिए आहार नाल क्या होता है। आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, ग्राहड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। आपसे पूछे आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल क्या होता है? तो मुख से लेकर के मलद्वार तक, मुख से लेकर के मलद्वार तक टेढ़ी मेढ़ी, देख रहे हैं नलिका कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। तो मुख से लेकर के मलद्वार तक टेढ़ी मेढ़ी। आकार कैसा इसका? अलग अलग है, कहीं पर पतली है, कहीं पर चौड़ी है। तो मुख से लेकर के मलद्वार तक टेढ़ी मेढ़ी अनियमित आकार की नलिका होती है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। और पाचन क्रिया में भोजन सदैव इसी आहार नाल के अंदर रहता है। आहार नाल के मुख्य रूप से 8 भाग होते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, ग्राहड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मल द्वार। ये आहार नाल के कुल 8 मुख्य रूप से भाग होते हैं। अगर हम बात करें आहार नाल की तो आहार नाल की लंबाई भी पूछता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट या फिर लगभग 9 मीटर होती है। लगभग 9 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। पूछेगा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? तो मुख से लेकर के मलद्वार तक टेढ़ी मेढ़ी अनियमित आकार की नलिका होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। और भोजन सदैव इसी आहार नाल के अंदर रहता है और इसी के अंदर पाचन क्रिया होती है।
इसके मुख्य भाग मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्राहड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलद्वार होता है। मलद्वार होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मुख में पाचन की। मुख में पाचन की, तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मुख में हम लोग दांत और जीभ के बारे में भी पढ़ते हैं। मुख में हम लोग दांत और जीभ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं दांत के बारे में और जीभ के बारे में। दांत भी पाचन क्रिया में सहायता करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और जीभ के द्वारा क्या करते हैं? भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। इसलिए पाचन क्रिया के तहत ही दांत का भी हम अध्ययन करते हैं। दांत की बात करें तो दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को पूछ सकता है, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अगर हम मनुष्य के दांत की बात करें तो मनुष्य में जो दांत होता है वो डाइफाइकोडंट होता है, जिसे द्विबार दंती कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। एक होता है अस्थायी दांत, जिसे दूध का दांत या मिल्क टीथ कहते हैं, और एक होता है अस्थायी दांत, परमानेंट दांत। अस्थायी दांत की बात करें तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है तथा स्थायी दांतों की बात करें तो अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। 20 दांत इसे दूध के दांत कहते हैं और ये 2 बार निकलता है। तो आपसे पूछ सकता है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो संख्या कितनी होगी? 20। 20 दांत जो दूध के दांत होते हैं ये जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत जो बच जाते हैं 32 दांत में, ये 12 दांत क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और ये जीवन काल में 1 बार निकलते हैं। अगर पूछे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का एनामेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मनुष्य का दांत क्या होता है? डाइकोफाइडंट होता है या द्विबार दंती होता है। एक अस्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। 20 दांत होते हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलता है, जिसे दूध के दांत कहते हैं, और 12 दांत क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो दांतों की वयस्क व्यक्ति में कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है, और 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनामेल। अगर क्वेश्चन पूछे शरीर की सबसे कठोर हड्डी, शरीर की सबसे कठोर या सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी जल्दी टूटती नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है और ये मूवमेंट करती रहती है, गति करती रहती है। इसलिए बॉक्सर जब पंच मारता है तो जो होता है दांत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जबड़े हमारे जल्दी टूटते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। और शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे तो दांत का एनामेल सबसे कठोर होता है। अगर हम बात करें मनुष्य में दांत के प्रकार की, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृंतक, जिसे इंसीजर कहते हैं, इसे आई से प्रतीक करते हैं। दूसरा रदनक होता है, जिसे कैनाइन कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा अग्र चवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं और इसे पीएम से प्रदर्शित करते हैं। चौथा चवर्णक, जिसे मोलर कहते हैं। तो आपसे पूछे मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। स्माइल करते समय, हंसते समय जो सामने के 4 दांत दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। और कृंतक के बगल में 2 नुकीले दांत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है? अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए हम बात करते हैं, ये सामने के जो दांत होते हैं जो हंसने पर दिखाई देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। इसी के बगल में एक ऐसे नुकीला दांत होता है। मांसाहारी जंतुओं में ये अधिक बड़ा होता है तथा शाकाहारी जंतुओं में कम बड़ा होता है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद होता है अग्रचवर्णक। कितने होते हैं? 2 इस साइड, 2 इधर। उसके बाद बात करें तो चवर्णक कितने होते हैं? 3 जो होते हैं चवर्णक होते हैं। ये कौन सा है? ये हमारा है इंसीजर। ये कौन सा है? कैनाइन। और ये 2 क्या हैं? प्रीमोलर। और लास्ट के 3 क्या हैं? मोलर दांत हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में दांत कितने होते हैं पूछा जाता है। इंसीजर की बात करें तो 4 ऊपर सामने वाले और 4 नीचे, कुल कितने होते हैं? 8। इंसीजर दांत यानी कृंतक कितने होते हैं? 8। रदनक की बात करें तो रदनक कितने होते हैं? 4। एक इस तरफ नुकीले होते हैं, एक इधर, 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर की बात करें, प्रीमोलर कितना होता है? 2 दाईं तरफ होता है, 2 बाईं तरफ। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए? 8। और मोलर की बात करें 3 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, कितने हो गए? 12। तो कृंतक दांतों की संख्या आपसे पूछे, कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। रदनक दांतों की संख्या पूछे कितनी होती है? तो 4 होती है। अग्रचवर्णक दांतों की संख्या पूछे 8 होती है और चवर्णक पूछे 12 होती है। कुल काउंट करेंगे तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। चलिए अब दंत सूत्र भी पेपर में पूछा जाता है, तो आइए हम पढ़ते हैं दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। दंत सूत्र क्या होता है? इन्हीं दांतों को 4 भागों में बांट दिया जाता है। इन्हीं दांतों को क्या करते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे हम बात करें कृंतक की, कृंतक कितने हैं? 8। तो 2 2 2 2, कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम बात करते हैं रदनक की संख्या कितनी है? 4। इसको 4 भागों में बांटेंगे, 1 1 और 1। अग्रचवर्णक कितने हैं? 8। इसको बांटेंगे 2 2 2 और 2, 8 हो गए। चवर्णक की बात करें 12 है, इसको बांटेंगे 3 3 3 और 3। ठीक है। तो अगर हम बात करें दंत सूत्र की तो कृंतक को किससे दर्शाते हैं? इंसीजर को आई से, रदनक को सी से, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर यानी यम से, मोलर को यानी यम से। अब देखिए ऊपर वाले की बात करें तो कृंतक कितने हैं? 2। रदनक कितने हैं? 1। प्रीमोलर कितने हैं? 2। मोलर कितने हैं? 3। ये एक तरफ का भाग हो गया, ऊपर के एक तरफ का भाग हो गया। अगर इसी के नीचे रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएंगे? ऊपर के एक तरफ का भाग पूरा हो जाएगा। और अगर इसी संख्या को हम कितने से गुणा कर दें? 2, क्योंकि ये ऊपर वाले के एक भाग का है और ये दूसरे भाग का है। इसी को क्या कर दें? 2 से गुणा कर दें तो कुल कितना आ जाएगा? मनुष्य में दांतों की संख्या 32 हो जाएगी। तो एक आप सूत्र पढ़े होंगे 21 23 बटे 21 23। ये हमारा क्या होता है? दंत सूत्र का फार्मूला होता है।
किसके दंत सूत्र का? वयस्क व्यक्ति के, क्योंकि वयस्क व्यक्ति के मुख में ही कितने दांत होते हैं बच्चों, ठीक है, वयस्क मुख में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। जबकि अगर हम बात करें बच्चे के मुख में या दूध के दांत का सूत्र, दूध के दांत का सूत्र, दूध के दांत के सूत्र को क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे के दांत का सूत्र होता है, बच्चों में कृंतक कितने होते हैं? 8 बच्चों के, ये दूध के दांत की बात कर रहे हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? 8। रदनक कितना होता है? 4। बच्चों में अग्रचौर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, जबकि चौर्णक की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 20। कितने हो जाएंगे? 20। अर्थात दूध के दांत कितने होते हैं? 20। वयस्क व्यक्ति के कितने दांत होते हैं? 32। इसका सूत्र निकालेंगे तो देखिए यहां पर इसको भी 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए ऊपर, ये ऊपर की बात करें तो यहाँ इस साइड कितने होंगे? 2। इधर भी कितने होंगे? 2। 2 और 2, क्योंकि कितने हैं? 8। 8 को 4 भागों में बांटेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 2 में बढ़ जाएगा, इसको 4 से भाग देंगे 1, तो 1 1 1 और 1। अर्धचौर्णक बच्चों में नहीं होते हैं, तो इसको आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो आपका दंत सूत्र गलत हो जाएगा। अब यहाँ कितने दांत हैं? 8। इसको 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2। तो 2 2 2 और 2। तो बच्चों के दंत सूत्र क्या निकल जाएगा? 2102 बटे 2102। इसी को 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल दूध के दांत कितने हो जाएंगे? 20। टोटल दांत कितने हो जाएंगे बच्चों के? 20। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। कृंतक दांत कितने होते हैं? 8। रदनक कितने होते हैं? 4। अग्रचौर्णक कितने होते हैं? 8। चौर्णक कितने होते हैं? 12। कृंतक का कार्य होता है काटने का, रदनक का कार्य होता है चीरने फाड़ने का, अग्रचौर्णक का कार्य होता है चबाने का, और चौर्णक का क्या होता है? पीसने का और सलाइवा को, लाल ग्रंथि को मिलाने का कार्य होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है दूध या बच्चों के दांत में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? बच्चों के दांत या फिर दूध के दांत, बच्चों के दांत या दूध के दांत कौन सा दांत नहीं होता है? तो आप देख रहे हैं बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर यानी अग्रचौर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में अग्रचौर्णक दांत नहीं होते हैं, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। तो यहां से कितना क्वेश्चन निकला? आपसे पूछ सकता है दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य का जो दांत होता है वो द्विबार दंती होता है या डाइफाइकोडेंट होता है। द्विबार दंती क्यों होता है? क्योंकि एक बार अस्थायी दांत निकलता है, एक बार अस्थायी दांत निकलता है। अस्थायी दांत को हम दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जबकि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। फिर आपसे पूछ सकता है शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो दांत का एनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर पूछे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में अग्रचौर्णक दांत नहीं पाया जाता है। बच्चों में अग्रचौर्णक दांत नहीं होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विभिन्न जीव जंतुओं में कितने दांत पाए जाते हैं। विभिन्न जीव जंतुओं में कितने दांत पाए जाते हैं? जैसे हम बात करें हाथी, तो हाथी के मुख में कितने दांत होते हैं? 26 दांत। अगर हम बात करें खरगोश के, तो खरगोश के मुख में कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। अगर हम बात करें शेर के, तो शेर के मुख में 30 दांत। अब शेर के कुल का ही बाघ है, बाघ के मुख में भी 30 दांत। चीता, चीता के भी मुख में कितने दांत होते हैं? 30। बिल्ली की बात करें, बिल्ली के भी मुख में कितने दांत होते हैं? 30। गैंडा की बात करें तो गैंडे के भी मुख में कितने दांत होते हैं? 30। अगर हम बात करें चिंपैंजी बंदर की, तो चिंपैंजी बंदर के मुख में भी कितने दांत होते हैं? 32। चिंपैंजी के 32। बकरी की बात करें
तो बकरी के मुख में कितने दांत होते हैं? 32। बात करें मनुष्य के, तो मनुष्य के मुख में भी कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। बात करें बंदर के, तो बंदर के भी मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। अगर हम बात करें गाय के मुख में, तो गाय के मुख में भी 32 दांत होते हैं। भैंस की बात करें तो भैंस के मुख में भी 32 दांत होते हैं। हिरण की बात करें तो हिरण के मुख में भी 32 दांत होते हैं। घोड़े की बात करें तो घोड़े के मुख में 40 दांत होते हैं। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के मुख में 42 दांत होते हैं। मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ के मुख में 82 दांत होते हैं। मगरमच्छ के मुख में कितने दांत होते हैं? 82 दांत पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आसान है याद करना। पहले ऊपर के 2 याद कर लेते हैं, हाथी और खरगोश। तो हाथी में कितना हो गया? 26 दांत। खरगोश में उससे 2 ज्यादा, कितने हो गए? 28। 26 और 28। अब देखेंगे हम 30 किन किन जानवरों के मुख में दांत पाए जाते हैं। तो 30 किस में पाए जाते हैं? शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी एक कुल के हैं। और गैंडा, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली और गैंडा, इनके मुख में कितने दांत हो गए? 30 दांत हो गए। अब बात करते हैं चिंपैंजी, बकरी, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस और हिरन, इनके मुख में कितने होते हैं? 32 दांत। चिंपैंजी, बंदर, बकरी, मनुष्य, गाय, भैंस और हिरण के मुख में 32 दांत होते हैं, जबकि घोड़े के मुख में 40 दांत होते हैं और कुत्ते के मुख में 42 तथा मगरमच्छ के मुख में 82 दांत होते हैं। चलिए याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान है, याद कर लेंगे। पहले 30 वाला याद कर लीजिए। 30 किसके मुख में होते हैं? तो 30 किसके होते हैं? शेर एक ही कुल का है, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली और गैंडा, इनके मुख में 30। फिर 32 वाला याद कर लीजिए, चिंपैंजी हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर, गाय, भैंस और हिरण, यहां तक कितने होते हैं? 32 दांत। घोड़ा 40, कुत्ता 42, मगरमच्छ 82। ऊपर के 2 हाथी 26 और खरगोश 28। ठीक है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हाथी का दांत निकला रहता है, जो सूंड के बगल में हाथी का दांत निकला रहता है, देखे होंगे हाथी के बगल में जो दांत निकले रहते हैं 2, जो बहुत बहुमूल्य होते हैं, वो केवल नर हाथी में पाया जाता है। हाथी दांत किसमें होता है? जो दिखाने वाला दांत होता है, वो हाथी दांत जो बाहर सूंड के बगल में निकला रहता है, वो केवल नर हाथी में पाया जाता है, मादा हाथी में नहीं पाया जाता है। मादा हाथी में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा इसे। अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए। अगर आपसे पूछे पाचन क्या है, तो एंजाइम द्वारा जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। पूछे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक हैं। अगर आपसे पूछे पाचन क्रिया किसके अंदर होती है? आहार नाल के अंदर। पाचन क्रिया आहार नाल की लंबाई पूछेगा तो 32 फीट आहार नाल की लंबाई होती है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य का दांत जो होता है वो द्विबार दंती होता है या डाइफाइकोडंट होता है, क्योंकि मनुष्य में दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। एक दूध का दांत होता है और एक क्या होता है? अस्थाई दांत। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत की संख्या होती है 20 और अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12। तो पूछा जाता है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में 20 दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा, दांत का एनामेल। शरीर की सबसे कठोर या मजबूत हड्डी पूछेगा तो जबड़े की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर दांत नहीं होता है। दंत सूत्र याद रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं मुख के बारे में। तो पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? दांत हो गया। अब दांत पर हम लोग पढ़ लेते हैं जिह्वा। जिह्वा यानी जीभ। जिह्वा जीभ या इसको टंग कहते हैं। जीभ या जिह्वा की बात करें तो यह हमारा एक संवेदी अंग है। जीभ क्या है? एक संवेदी अंग है। जीभ के द्वारा हम किसका अनुभव करते हैं? जीभ के द्वारा हम भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। जीभ के द्वारा किसका अनुभव करते हैं? भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। जीभ की बात करें, जीभ जो होती है मांसपेशी अंग है। जीभ जो है हमारा मांसपेशी अंग है और इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, हड्डी नहीं होता है।
तो जीभ क्या है? एक संवेदी अंग है। जीभ के द्वारा हम किसका अनुभव करते हैं? भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। कैसा अंग है? मांसपेशी अंग है और इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। चलिए आइए हम जीभ के बारे में बात करते हैं। अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ का जो सबसे निचला भाग होता है, जीभ का जो सबसे निचला भाग होता है, इसके द्वारा हम मीठे का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? मीठे का। जीभ का जो पार्श्व वाला भाग होता है अर्थात जीभ के बगल वाला जो भाग होता है, इसके द्वारा हम खट्टे का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? खट्टे का। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो नमकीन का। किस भाग का अनुभव करते हैं? भोजन के स्वाद का? नमकीन का। और सबसे ऊपर की तरफ तीखे का। सबसे ऊपर की तरफ किसका अनुभव करते हैं? तीखे का अनुभव किया जाता है। तो जीभ के सबसे अग्रभाग द्वारा किसका अनुभव करते हैं? मीठे का। जीभ के पार्श्व भाग द्वारा खट्टे का। ठीक है, और इसके ऊपर वाला भाग क्या है? नमकीन का। और सबसे ऊपर का भाग क्या है? तीखे का अनुभव किया जाता है। तो जीभ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जीभ कैसा अंग है? संवेदी अंग है। ठीक है, अगर पूछे जीभ से क्या अनुभव करते हैं? भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। अग्रभाग से पूछे जीभ के अग्रभाग से किसका अनुभव किया जाता है? मीठे का। पार्श्व पूछे खट्टे का। ठीक है, पश्च पूछे तीखे का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीभ के किस भाग द्वारा हम भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं मुख के बारे में। अगर हम मुख की बात करें तो आप जानते हैं पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। याद रखिएगा, इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो याद रखना कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। अगर ऑप्शन जोड़ी में दिया रहेगा तो 3 जोड़ी, संख्या में दिया जाएगा तो 6। संख्या में दिया रहेगा तो 6, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होता है, 3 दूनी 6। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख में पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? लार ग्रंथियों का कार्य होता है लार स्रावित करना। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? लार स्रावित करना। अगर आपसे पूछे मनुष्य के मुख में प्रतिदिन कितना लार बनता है, तो मनुष्य के मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। मनुष्य के मुख में प्रतिदिन कितना लार बनता है? मनुष्य के मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। अब कितनी जोड़ी ग्रंथियां हैं? लार ग्रंथियां 3 जोड़ी। इनका नाम याद करते हैं। पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड। पहली ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। दूसरी ग्रंथि क्या है? अधोहनु। तीसरी कौन सी है? अधोजिह्वा। अगर आपसे कभी पूछ ले 4 ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है, तो आप याद रखेंगे पैरोटिड, अधोहनु, अधोजिह्वा, ये क्या है? लार ग्रंथि है। इसमें भी पूछे सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। याद रखना जो सांप का विष होता है, सांप का विष, सांप का विष भी किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैरोटिड ग्रंथि से सांप का विष स्रावित होता है। विश्व में सबसे अधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। इसीलिए ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। और पूछ ले भारत में विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारत में विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में विष अनुसंधान संस्थान भी है और औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में है। और सांपों का देश किसे कहते हैं? तो ब्राजील के सांपों का देश कहते हैं। तो जैसे देखे होंगे एक आप बीमारी सुनेंगे गलसुआ। गलसुआ, गलसुआ क्या होता है? गले के पास में, गले के पास की जो ग्रंथि होती है ये सूज जाती है और इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आ जाती है? पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो गलसुआ किस ग्रंथि के सूजने से होता है? पैरोटिड ग्रंथि से। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सांप का विष कहाँ से स्रावित होता है? पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। और भारत में जो है विष अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में विष अनुसंधान भी है और औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है।
चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पूछेगा पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा पेपर में बहुत पूछा जाता है मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिनसे प्रतिदिन 1.5 लीटर लाल स्रावित होता है। पैरोटिड, अधोहनु, अधोजीवा 3 लाल ग्रंथियां होती हैं जिसमें सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक लार में एंजाइम पाया जाता है। अगर पूछे टाइलिन किसका पाचन करता है? तो टाइलिन की बात करें तो टाइलिन स्टार्च या मंड का पाचन करता है। स्टार्च और मंड क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च या मंड क्या है? तो स्टार्च या मंड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च या मंड का। पौधे की पत्तियों में जो भोजन संचित होता है, पौधे की पत्तियों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। पूछा जाता है जो हमारी कैप्सूल दवा होती है, कैप्सूल दवा जो होती है उसका बाहरी आवरण, कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। ठीक है, तो टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च या मंड का। तो क्वेश्चन पूछता है मुख में किसका पाचन होता है? तो मुख से किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि स्टार्च या मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पूछता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। याद रखिएगा मुख में प्रोटीन और वसा, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है, जबकि मुख से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रारंभ होता है। अब मुख से आपको कितने क्वेश्चन पूछेंगे? पहला क्वेश्चन पूछेगा पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? तो पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। फिर पूछेगा मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिनसे क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। लार प्रतिदिन कितना बनता है? 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है पैरोटिड, अधोहनु, अधोजीवा, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि कहां होती है? हमारे कान के बगल में होती है। और सांप का जो विष स्रावित होता है वो कहां से बनता है? पैरोटिड ग्रंथि से बनता है। सांप का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। विष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे लार में कौन सा एंजाइम होता है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन, एक तो मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? तो 3। दूसरा लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो किसका पाचन करता है? स्टार्च या मंड का पाचन करता है। कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का बाहरी आवरण जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मुख में इतना महत्वपूर्ण था, इससे सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में। मुख के बाद भोजन पहुंच जाता है ग्रसनी में। आइए अब हम ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसनी, यहाँ से बात करें ग्रसनी की, तो मुख के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख के बाद भोजन पहुँच जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर आपसे पूछे ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है या नहीं, तो ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचन किसके सहायता से होता है? एंजाइम की सहायता से। और ग्रसनी में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। पर याद रखिएगा ग्रसनी में एक गति होती है, उस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। कौन सी गति होती है? क्रमानुकुंचन गति। अब ये क्रमानुकुंचन गति क्या होती है? जैसे एक हम पाइप ले लें, क्योंकि हमारी आहार नाल भी एक पाइप के समान ही होती है, और इस पाइप में एक गोली ले लें इस तरीके से, और इसके पीछे से दबाव लगाएं,
पीछे से क्या करें, दबाव लगाएं। तो अब देखें ये गोली धीरे धीरे क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। ऐसे सेम क्रिया हमारे ग्रसनी में होती है। ग्रसनी में जब भोजन जाता है तो ग्रसनी क्या होती है, क्रमानुकुंचन गति करती है, अर्थात फूलती और सिकुड़ती है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रास नली से बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ग्रास नली में। कहाँ पहुंच जाते हैं, ग्रास नली में। ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें भी एंजाइम नहीं होता है। अगर आपसे पूछे ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, पेपर में पूछा गया है ग्रास नली की लंबाई, तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। इसमें भी कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है। और भोजन फिर ग्रास नली से कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। इसके बाद हम लोग आमाशय, ग्राडी, यकृत और अग्नाशय के बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आमाशय से, अग्नाशय से, यकृत, छोटी आंत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पाचन से बहुत ज़्यादा पेपर जो होते हैं पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अगला सेशन आप जरूर देखिएगा और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सेशन कल होगा। जय हिंद।